गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम आकांक्षा कांडिया और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सप्लाई इकोनॉमिक्स का। सप्लाई यानी आपूर्ति किसे कहते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा डिमांड यानी मांग को, डिमांड के बारे में मैंने आपको समझाया था, डिमांड क्या चीज़ होती है। आज मैं आपको बताऊंगी सप्लाई क्या होता है। इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई ही तय करते हैं कि किसी चीज़ की कीमत क्या होना चाहिए। तो पहले बेसिकली हम सप्लाई का अर्थ समझेंगे। सप्लाई का मतलब होता है, इट कैन बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म और सेलर ऑफर्स फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे तीन चीज़ें आई हैं। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, जो भी चीज़ उपभोग में ली जाती है, सप्लायर जो सप्लाई करता है, वो क्वांटिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर सेलर जो ऑफर करता है फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये तीन चीज़ें कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई को बहुत अच्छे से समझाते हैं कि किसी चीज़ की भी आपूर्ति एक सेलर करता है। ये सप्लाई जो चैप्टर है वो हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। जैसे कि डिमांड को हमने कंज्यूमर या उपभोक्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा था, सप्लाई कौन करता है, सेलर करता है। तो सेलर किसी भी चीज़ को जिस क्वांटिटी में सप्लाई करता है, जिस प्राइस पे करता है और एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में करता है, उसे कहते हैं सप्लाई। जैसे एक फार्मर है, एक किसान 50 क्विंटल वीट को 15 रुपये पर केजी के हिसाब से उसने लास्ट मंथ बेचा। तो यहाँ पे सप्लाई क्या हो गया, 50 क्विंटल्स ऑफ वीट, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें दी हुई हैं। 50 क्विंटल ₹15 पर केजी और टाइम दिया हुआ है लास्ट मंथ। तो जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तब स्टेटमेंट कंप्लीट होता है, कहने को सप्लाई तब कही जाती है। ठीक है, अगर स्टेटमेंट में 2 फैक्टर्स हैं, तीसरा नहीं है, तो उसे सप्लाई नहीं कहेंगे। अगर मैं ये सिंपली ये लिख दूँ, अ फार्मर सेल्स 50 क्विंटल ऑफ वीट, तो वो सप्लाई नहीं कहा जाएगा जब तक कि उसमें ये नहीं पता चले कि वो कितने रुपीस पर केजी और कब। ठीक है, तो ये सप्लाई की डेफिनेशन हो गई। अब हम देखते हैं कि ये सप्लाई को कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें जैसे कि डिमांड में फैक्टर्स बताए थे, वैसे ही सप्लाई में भी फैक्टर्स हैं और मोर और लेस एक से ही हैं। सबसे नंबर 1 प्राइस ऑफ द कमोडिटी। पहला फैक्टर जो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब प्राइस कैसे इफेक्ट करता है, किसी भी चीज़ की कीमत जब ज़्यादा होती है तो सप्लायर ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने की कोशिश करेगा, इज़न्ट इट। जैसे आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अगर मुझे पता चले कि अगर मैं कुछ कपड़े बेचती हूँ और मुझे समझ में आए कि कल से कीमतें बढ़ने वाली हैं, तो मैं ऑब्वियसली आज की जगह कल चीज़ को बेचना पसंद करूँगी, क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा मुनाफा या प्रॉफिट होगा। तो ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसीलिए जब भी प्राइस बढ़ेगी, प्राइस increases, supply also increases। ठीक है, हम इसको सिंबॉलिकली समझेंगे। जब whenever the price increases, supply increases, when price decreases, supply decreases। ठीक है, तो ये तो पहला प्राइस ऑफ द कमोडिटी हो गया। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी होता है, जैसा कि डिमांड में भी बताया था। हमेशा केवल प्राइस पे ही नहीं डिपेंड होती सप्लाई, बट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं और एक सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में बात होती है, तो हम ये समझेंगे जब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सबसे पहले हम इसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स ले लेते हैं।
सब्स्टिट्यूट गुड्स, जैसे कि पिछले बार भी बताया था कि जो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं, चाय और कॉफ़ी, ठीक है। पेन, पेंसिल, जिसकी जगह आप दूसरी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो जब प्राइस ऑफ सपोज कॉफ़ी इंक्रीजेस, तो सप्लाई ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि कॉफी की प्राइस इंक्रीज हो गई है। सप्लायर हमेशा चाहेगा कि जिस चीज की प्राइस बढ़ जाए उसकी सप्लाई बढ़े, और सब्स्टिट्यूट गुड्स जैसे कि चाय, सप्लाई ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, सपोज इसका एग्जांपल टी है, तो सप्लाई टी का कम कर देगा। वो चाहेगा कि मार्केट में सप्लाई कॉफ़ी का ज़्यादा हो। सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी यही रूल अप्लाई होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, लेकिन जैसे कार एंड पेट्रोल, बिना पेट्रोल के कार नहीं चल सकती, तो जब भी कीमतें बढ़ेंगी, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स increases, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इंक्रीजेस होगी, तो सप्लाई ऑफ अदर गुड विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। यहां पे डायरेक्ट रिलेशन है, जैसे कि कार एंड पेट्रोल, ठीक है। कार की कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, और सप्लायर चाहेगा कि जब इनकी कीमतें बढ़ती हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, तो वो कार की सप्लाई ज़्यादा करेगा। थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है प्राइस ऑफ इनपुट। फैक्टर ऑफ सप्लाई, प्राइस ऑफ इनपुट। इनपुट मतलब लागत। अब लागत कैसे इफेक्ट करती है? जैसे प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ, कॉटन इज द मेन रॉ मटेरियल। अगर कॉटन की कीमत बढ़ जाती है, इफ द प्राइस ऑफ कॉटन इंक्रीजेस, देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ विल इंक्रीज, और कॉस्ट ऑफ एट द सेम प्राइस द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट विल डिक्रीज। मतलब अगर इनपुट की कीमत ज़्यादा होगी, प्राइस ऑफ इनपुट इंक्रीजेस, प्राइस बढ़ती है प्राइस ऑफ इनपुट, तो क्या होगा? मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कम हो जाएगा। मार्जिन ऑफ प्रॉफिट डिक्रीजेस, ठीक है। किसी भी चीज़ की लागत जब बढ़ेगी तो ऑब्वियसली 100 रुपये की चीज़ में अगर 70 रुपये का कपड़ा खरीदा जाएगा या कॉटन खरीदा जाएगा, एक 100 रुपये का कपड़ा बनाने के लिए 70 रुपये लागत लग गई, तो वो जो 100 रुपये से प्रॉफिट होना था 30 रुपये ही मिलेगा उसको 70 की जगह। तो यहाँ पे क्या होगा? सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीज इन प्राइजेस, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट डिक्रीजेस, सो सप्लाई ऑल्सो डिक्रीजेस। ये मैंने सिम्बॉलिकली लिखा है, आप लोग अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं कि जब भी प्राइस ऑफ इनपुट बढ़ेगी, इंक्रीज इन प्राइजेस ऑफ इनपुट विल लीड टू लेस प्रॉफिट, या मार्जिन ऑफ प्रॉफिट विल डिक्रीज एंड सो सप्लाई विल ऑल्सो डिक्रीज, ठीक है। फोर्थ फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो है टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है जितनी मशीन्स यूज करते हैं, जितनी इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ कमोडिटी, ठीक है। तो उससे क्या होगा? जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतना ही सप्लाई मार्केट में ज़्यादा होगा, क्योंकि उससे मार्जिन ऑफ प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होता है। क्योंकि एक मशीन जब कपड़ा बनाती है और हैंडमेड कपड़ा बनता है तो बहुत फ़र्क होता है। मशीन जितना प्रोडक्शन कर सकती है उसका आधा आपका हैंडमेड करता है। तो जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, तो क्या होगा
कि मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ओके, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी लीड्स टू मोर प्रॉफिट, और जब भी मोर प्रॉफिट होगा हेंस मोर सप्लाई, सप्लाई ज़्यादा अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी भी एक और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। देन टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, नंबर 5, टैक्सेशन। अब आप ये सोचिए कि अगर गवर्नमेंट किसी भी प्रोडक्ट पे ज़्यादा टैक्सेस लगाएगा तो किस पे फ़र्क पड़ेगा? क्या सप्लायर ज़्यादा बेचेगा माल या कम बेचेगा? प्रॉफिट उसका कम होगा या ज़्यादा होगा? सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि प्रॉफिट ज़्यादा होता है कि कम होता है। जब टैक्सेस बढ़ते हैं तो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ कॉमोडिटी विल डिक्रीज। इफ द गवर्नमेंट रिड्यूसेस, अगर गवर्नमेंट रिड्यूस करता है टैक्सेस, तब क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाएगा, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा तो क्या होगा, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट विल इंक्रीज। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन गवर्नमेंट रिड्यूसेस टैक्सेस, अगर टैक्स कम, कई बार सब्सिडीज होती हैं जो दी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें रेट्स कम कर दिए जाते हैं और टैक्सेस कम कर दिए जाते हैं चीज़ों पे। तो जब भी ये गवर्नमेंट रिड्यूस करता है टैक्सेस तो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका डिक्रीज हो जाता है पर यूनिट, और जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है तो मतलब मार्जिन प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, मार्जिन प्रॉफिट इंक्रीजेस, सो सप्लाई इज मोर, सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब जब टैक्सेस बढ़ते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है और मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कम होगा, और जब मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कम होगा तो सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट में जो इसी चैप्टर का पार्ट है वो है लॉ ऑफ सप्लाई। अब हमने एक इसका लॉ बना लिया है, लॉ ऑफ सप्लाई। क्या चीज़ होती है, जब हम देखते हैं कि प्राइजेस जब भी बढ़ती है मार्केट में तो सप्लायर चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचे। ठीक है, तो वो क्या, ये एक टेंडेंसी है कि जब भी कीमतें बढ़ेंगी सप्लायर या प्रोड्यूसर हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचना चाहेगा, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर फैक्टर्स remaining constant या remaining same अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम का मतलब है केवल हम यहाँ पे प्राइस को ही कंसिडर कर रहे हैं फैक्टर में, बाकी ये जो 4 बताए गए हैं इनको हम कांस्टेंट रख रहे हैं। ठीक है, हम सिर्फ प्राइस की बात करेंगे। तो स्टेट्स दैट अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम व्हेन price of a commodity increases its supply also increases। ठीक है, when प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई अपने आप बढ़ेगा।
ये लॉ ऑफ सप्लाई है। और इसको ये भी लिख सकते हैं, when price of a commodity increases, its supply also increases, and when price decreases, supply also decreases। डायरेक्ट रिलेशन है, इसको हम शेड्यूल से समझेंगे। ऑब्वियसली जब आप अगर एक प्रोड्यूसर हो या सेलर हो, आपको पता चले कि मैंगो की कीमत आज 100 रुपये है और कल वही कीमत 200 रुपये हो जाएगी या 150 रुपये हो जाएगी, तो आप चाहोगे कि मैंगो आज की जगह आप कल सप्लाई करो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो क्योंकि हमें ज़्यादा कीमत पे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसको हम एक अगर शेड्यूल से समझ लेते हैं और इसको एक डायग्रामेटिकली इसको समझेंगे कि सप्लाई कैसे कम होता है और ज़्यादा होता है। लॉ ऑफ सप्लाई का ही ये पूरा शेड्यूल है। जैसे यहाँ पे आपने लिखा प्राइस इन यूनिट, ठीक है, प्राइस इन रुपीज़। किसी भी चीज़ की आप प्राइजेस ले लीजिए और क्वांटिटी सप्लाइड, इस साइड आप क्वांटिटी सप्लाइड डालेंगे। इन केजी सपोज, ठीक है। सपोज प्राइजेस हमने किसी भी चीज़ की 5, 6, 7, 8, 9, ओके, and quantities supplied at rupees 5, 0, 3, 6, 9 and 12, ठीक है। तो ये पैटर्न देखिए, 5 से 6 पे आया तो ये 0 से 3 पे आ गया सप्लाई, 6 से 7 पे आया तो 3 से 6 पे आ गया। तो ये बढ़ता जा रहा है प्राइजेस के बढ़ने के साथ साथ। और इसको जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमारा सप्लाई कर्व ऐसा बन जाता है। सपोज यहाँ पे हम क्वांटिटी सप्लाइड कर देते हैं, यहाँ पे हम प्राइसेस लिख देते हैं, ठीक है। 0, 1, 2 या 2, 4, 6 कर देते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 and 12, ओके। यहाँ पे हम प्राइजेस लिखेंगे, 5 से शुरू किया है, 5, 6, 7, 8, 9, ओके। तो 5 रुपीज़ पे 0 है सप्लाई, 6 पे 3 रुपीज़ है, 6 पे यहाँ पे आएगा आपका 3, ओके। 7 पे 6, 8 पे 9, एंड 9 पे 12, ठीक है। ये आपका बन गया सप्लाई कर्व, SS डैश। तो ये आपका पूरा लॉ ऑफ सप्लाई है, जिसमें कि आपको डेफिनेशन और उसका शेड्यूल और ग्राफिकली वो कैसा दिखेगा, ये डायरेक्ट सप्लाई आपको बताना पड़ेगा। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स। आप एक होमवर्क लिख सकते हैं, यू मे नोट डाउन होमवर्क। To explain the various factors that determine supply.
विथ एग्जाम्पल। जो मैंने अभी आपको समझाया उन्हीं को आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना है, एक्सप्लेन करना है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।